नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें। इस वीडियो को अपने विद्यालय के डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। हमने पहली वीडियो में पृथ्वी और आकाश चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम आपको दूसरा चैप्टर कराएंगे। इसमें मृदा तथा फसलें, ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें हम आपको फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ तथा उनके उपकरण, कीटनाशक, इनका प्रयोग व पर्यावरण पर उनके दुष्प्रभाव बताएंगे तथा मृदा अपर्दन व संरक्षण बताएंगे। तो ये आपका द्वितीय चैप्टर है और द्वितीय चैप्टर में ये आपके टॉपिक हैं। ये आपका सिलेबस है, हम सिलेबस में से बता रहे हैं और सिलेबस की भी हमने एक वीडियो बना रखी है विज्ञान के सिलेबस की, आप उसे देख सकते हैं और इसे लिख लें। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस आपको पता होना जरूरी है। और आप यदि हमसे प्रथम सेमेस्टर में पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका है कि हम सिलेबस में जो टॉपिक होते हैं उसे हम कंप्लीट करते हैं। यदि हम आपको किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं तो आप विश्वास रखें, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के 6 विषय पढ़ाएंगे, यानी आपके 7 विषय हैं। टोटल विषय द्वितीय सेमेस्टर में 7 हैं, हम आपको 6 विषय कंप्लीट कराएंगे। और जो आपका 7वां विषय होगा वो मैथ होगा, वो हम आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएंगे, यह हम पेड पढ़ाते हैं। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं मैथ तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 84 45 76 64 64 पर मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि मैथ का बैच पेड है तो वही छात्र मैसेज करें जिन्हें पढ़ना हो, फालतू में कोई मैसेज ना करें। देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मृदा और फसलें, इसमें पहला टॉपिक है आपका मृदा, जिसे मिट्टी कहते हैं और मिट्टी को ही विज्ञान की भाषा में मृदा कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मृदा को ही मिट्टी कहते हैं और मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। जब आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो मृदा लिख के आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में मृदा है। देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन। मृदा क्या है? चट्टानों के कणों का समूह है। चट्टानें जब टूटती हैं तो उनसे जो छोटे छोटे कण बनते हैं वही क्या है? मिट्टी है। तो आप लिख सकते हैं मृदा चट्टानों के कणों का समूह है। इनका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त कणों से होता है। और आपके पेपर में बहुविकल्पी में यह प्रश्न पूछा गया है कि मृदा का निर्माण किससे होता है, तो ये आप लिख सकते हैं कि इसका निर्माण यानी मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त कणों से होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिट्टी के मुख्यतः 4 पदार्थ, यानी मिट्टी में मुख्यतः कितने पदार्थ या फिर अवयव कह सकते हैं कि मिट्टी में मुख्यतः 4 अवयव या 4 पदार्थ पाए जाते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में। कौन कौन से हैं? खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, जल और वायु। तो इस प्रकार आपने देखा कि मृदा क्या है? चट्टानों के टूटने से प्राप्त, जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से जो कण प्राप्त होते हैं उनके समूह को मृदा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं चट्टानों के कणों के समूह को क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। अब देखते हैं मृदा के प्रकार, जिसमें आपके है बलुई मिट्टी। हमने आपको बताया है कि मृदा को ही मिट्टी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं मृदा के प्रकार एक एक करके समझते हैं। बलुई मिट्टी, इस मिट्टी में बालू की प्रतिशतता अधिक होने के कारण इस मिट्टी को बलुई मिट्टी कहते हैं। बलुई यानी बालू।
तो हम कह सकते हैं कि जो बलुई मिट्टी होती है इसमें बालू अधिक होती है। इस मिट्टी में पानी को अपने अंदर रोकने की क्षमता नहीं होती है। इसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। यह राजस्थान गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं यह कहाँ पाई जाती है, अधिकतर राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती हैं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि ये फसलें किसमें उगाई जा सकती हैं, बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट देखते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो अत्यंत बारीक होते हैं और इस मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। किसमें, चिकनी मिट्टी में। और बलुई मिट्टी में क्या होता है, पानी को सोखने की क्षमता नहीं होती है, यानी हम कह सकते हैं यह अपने अंदर पानी को नहीं सोख सकती। तो चिकनी मिट्टी के बारे में आप समझे, एक बार समझते हैं। चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। इस मिट्टी में पानी अवशोषण अधिक परंतु धीरे धीरे होता है, अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपजाऊ है। नेक्स्ट देखते हैं दोमट मिट्टी। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। किसे कहते हैं, बालू होगी, चिकनी मिट्टी भी होगी और गाद होगा, उसके मिश्रण को क्या कहेंगे, दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। इसमें जैविक पदार्थ उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप समझ गए जलोढ़ मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, और काली मिट्टी से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और आपके टेट में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी है, ये प्रश्न पूछा जाता है। आप द्वितीय सेमेस्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप टेट की परीक्षा दे सकते हैं। जब आपका द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आपके हाथ में होगा तब दे सकते हैं, ये नियम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों काली मिट्टी। यह ज्वालामुखी सेलों से, जो ज्वालामुखी सेल होते हैं यानी पर्वत या चट्टान होती हैं, उनसे बनी मिट्टी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संयोर रखती है, यानी नमी को सोख लेती है, इनमें नमी बनी रहती है। एक बार पुनः देखते हैं इसे। यह ज्वालामुखी सेलों से बनी मिट्टी होती है, यह नमी को लंबे समय तक संयोर रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसमें जो फसल होती हैं वह गेहूं और कपास। लेटेराइट मिट्टी, यह पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, गर्म प्रदेश होते हैं, पहाड़ी प्रदेश होते हैं, जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मृदा अपरदन, यानी हम कह सकते हैं इसे मिट्टी का क्षरण। समझते हैं दोस्तों। वायु यानी हवा, जल यानी पानी एवं अन्य बाह्य कारकों द्वारा, वायु, जल एवं अन्य बाह्य कारकों द्वारा मिट्टी के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। आपने देखा होगा जब आंधी चलती है या तेज हवाएं चलती हैं तो जो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, यानी अपनी जो मूल स्थान था उसका मिट्टी का, उस स्थान से उठकर वह दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। या जब वर्षा होती है या बाढ़ आ जाती है तो मिट्टी का कटाव होता है, तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। वही यहाँ पर बताया गया है मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का क्षरण। तो जल, वायु एवं अन्य बाह्य कारकों द्वारा मिट्टी के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इससे हानियां क्या होती हैं, मृदा अपरदन से हानियां देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है,
क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी थी खेत की वह बहकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई। फसलों की पैदावार में कमी हो जाएगी, क्योंकि जब उपजाऊ मिट्टी नहीं रहेगी तो पैदावार होगी वो कम हो जाएगी। अधिक बाढ़ आना, यदि मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा तो बाढ़ भी अधिक आएगी। तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो ये मृदा अपरदन से हानियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं मृदा अपरदन के कारण। किस कारण मृदा अपरदन होता है? देखते हैं दोस्तों, वनों की कटाई, खेती का समतल न होना। अगर खेती ऊंची नीची है तो जब हवाएं चलेंगी, जो ऊंचा स्थान है वहाँ से मिट्टी क्या है दूसरे स्थान पर पहुँच जाएगी। सही प्रकार की मेड़बंदी न होना, अगर खेत की मेड़बंदी सही नहीं है तब भी मृदा अपरदन होगा। खेत को परती छोड़ना, यानी अगर खेत में कुछ आप बोगे नहीं तो ज़मीन जो होगी वो परती हो जाएगी, और जब हवा चलेगी तो मिट्टी वहाँ से उठ जाएगी, यानी वहाँ से दूसरे स्थान पर पहुँच जाएगी। हवा से या फिर जल के माध्यम से भी पहुँच जाएगी जब वर्षा होगी या बाढ़ आएगी तब। नेक्स्ट है भवन निर्माण हेतु मिट्टी का उपयोग। जब भवन निर्माण करते हैं तो मिट्टी को क्या है कहीं से खोदेंगे तो वहाँ पर क्या है गड्ढा हो जाएगा, और कुछ ऊंची होगी ज़मीन, कुछ नीची रह जाएगी, जहाँ पर आप खोदेंगे वहाँ नीची हो जाएगी। तो ये मृदा अपरदन के कारण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मृदा अपरदन के प्रकार। तो यहाँ पर आपके मृदा अपरदन के प्रकार हैं। देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक अपरदन, कृत्रिम अपरदन, जलीय अपरदन और वायु अपरदन। एक एक करके समझते हैं। प्राकृतिक अपरदन यानी मृदा का प्रकृति के कारण अपरदन होना। मृदा का प्रकृति के कारण अपरदन होना या क्षरण होना प्राकृतिक अपरदन कहलाता है। कृत्रिम अपरदन में समझते हैं दोस्तों। कृत्रिम यानी मनुष्य द्वारा, मृदा का मनुष्य की गतिविधियों द्वारा अपरदन होना कृत्रिम अपरदन कहलाता है। कृत्रिम में क्या होगा मनुष्य की गतिविधियों द्वारा, प्राकृतिक में क्या होगा प्रकृति के कारण। जलीय अपरदन, जल के कारण मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को जलीय अपरदन कहते हैं। जलीय अपरदन में क्या होगा जल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जलीय अपरदन के प्रकार कौन कौन से हैं। वर्षा बूंद अपरदन, ये प्रश्न पूछा गया है। हिमनद अपरदन, परत अपरदन, समुद्र तट अपरदन, नदी तट अपरदन। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं जलीय अपरदन के प्रकार। नेक्स्ट था आपका वायु अपरदन। वायु के कारण होगा। जब वायु अपरदन है तो वायु के कारण मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को वायु अपरदन कहते हैं। तो आप समझ गए, यहाँ पर प्राकृतिक अपरदन यानी प्रकृति के कारण, कृत्रिम अपरदन मनुष्यों की गतिविधियों के कारण, जलीय अपरदन यानी जल के कारण, वायु अपरदन वायु के कारण। तो आप शॉर्ट में समझेंगे तभी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मृदा संरक्षण। प्राकृतिक व कृत्रिम विधियों द्वारा मृदा के कटाव को रोकना, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, मृदा संरक्षण कहलाता है। तो आपने देखा संरक्षण करेंगे यानी जो मिट्टी का कटाव हो रहा है उसे रोकेंगे, उसे ही मृदा संरक्षण कहेंगे। क्योंकि जो मिट्टी होती है उसकी जो उपजाऊ मिट्टी जो ऊपर की या तो जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है, उससे जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। तो क्या करेंगे कृत्रिम या प्राकृतिक विधियों द्वारा मृदा के कटाव को रोकना, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, मृदा संरक्षण कहलाता है। तो देखते हैं मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार आप मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। फसल चक्र, ये फसल चक्र है, ये एक टॉपिक है कंप्लीट, उसे हम कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं खादों का सही प्रयोग, बांध निर्माण, पशु चराने पर नियंत्रण, विशेष फसल का चुनाव, वनस्पति आवरण। तो इस प्रकार ये विधियां हैं किसकी मृदा संरक्षण की विधियां हैं।
नेक्स्ट देखते हैं मृदा संरक्षण के उपाय। क्या उपाय हैं मृदा संरक्षण के? वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। वन संरक्षित करें, यानी वनों के कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या है, जो खेत हैं वो सीढ़ीदार बनाने चाहिए। तो ये मृदा संरक्षण के उपाय हैं। नेक्स्ट देखते हैं फसल चक्र। ये आपके पेपर में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है, तो इसे जरूर समझ लें। देखते हैं दोस्तों, फसल चक्र या फसल चक्रण आपके एक वर्ष पेपर में पूछा गया है कि फसल चक्रण किसे कहते हैं। तो फसल चक्र और फसल चक्रण एक ही बात है। समझते हैं फसल चक्र। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। तो आप फसल चक्र को समझ गए। इसमें क्या करना है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं फसल चक्र के सिद्धांत। क्या सिद्धांत हैं? तो सिद्धांत समझते हैं। गहरी जड़ों वाली फसल के बाद, जो गहरी जड़ वाली फसल होती हैं, उसके बाद कम गहरी जड़ों वाली फसल बोई जाए। अगर लगातार गहरी जड़ वाली फसल बोएंगे तो क्या होगा, आप जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फलीदार फसलों के बाद, जो फलीदार फसल होती हैं उसके बाद बिना फली वाली फसल बोई जाए। अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसल बोई जाए। अधिक पानी वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल बोई जाए। अधिक निराई गुड़ाई वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल बोई जाए। ये आपका फसल चक्र के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट देखते हैं फसल चक्र के लाभ। क्या लाभ होंगे इससे? फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी, प्रत्येक फसल के बाद खाद की आवश्यकता नहीं होगी, खरपतवार कम होता है, भूमि में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। तो ये फसल चक्र से लाभ हैं, यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल इस प्रकार बोना कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। तो ये फसल चक्र के लाभ थे। नेक्स्ट देखते हैं कृषि। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। यह एक लैटिन शब्द है। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का अर्थ है कृषि और कल्चर का अर्थ है उन्नति। अर्थात हम कह सकते हैं कृषि की उन्नति करना ही एग्रीकल्चर है। तो इस प्रकार आप समझे कृषि के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं फसलों का सफल उत्पादन। फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं? सबसे पहले खेत को हल चलाकर मिट्टी को पलटना, बीज बोने से पूर्व खेत में खाद एवं पोषक तत्वों को मिलाना, समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, फसल की सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशु पक्षियों तथा रोगों से सुरक्षा करना, फसलों को काटने के बाद उचित तरीके से उसका भंडारण करना। तो ये आपने देखा फसलों का सफल उत्पादन। तो फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। ये आप लिख सकते हैं आपके पेपर में आए तो। और अधिकांश छात्र जो हमसे पढ़ रहे हैं लगभग किसान के बेटे या बेटियां होंगी, या फिर हम कह सकते हैं जिन्होंने खेत तो देखे ही होंगे यदि वो किसान नहीं है तो ये आपका जो चैप्टर है वो कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कर्षण। समझते हैं जुताई हेतु खेतों की तैयारी से लेकर खेती की तैयारी से लेकर फसल काटने तक सभी क्रियाएं कर्षण कहलाती हैं। तो आप कर्षण समझ गए।
खेती की तैयारी से लेकर फसल काटने तक की जो क्रियाएं होती हैं वो कर्षण कहलाती हैं। जैसे भूमि की जुताई करना, पाटा देना यानी पटेला देना, निराई करना, गुड़ाई करना, कटाई करना, ये सभी क्या है, क्रियाएं कर्षण कहलाती हैं। जुताई समझते हैं, भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे, जुताई कहेंगे। सिंचाई किसे कहते हैं, भूमि को जल देने की प्रक्रिया, जो जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहेंगे। बुवाई समझते हैं, भूमि में बीज को डालने की प्रक्रिया को बुवाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बुवाई कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कृषि उपकरण। ये आपके में प्रश्न प्रत्येक वर्ष लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है इनमें से। तो कृषि उपकरण समझते हैं, हल है, कल्टीवेटर है, हैरो है, पटेला है, रोलर है, खुरपी है, फावड़ा है, करा है, डिबलर है। एक एक करके समझते हैं। हल को समझते हैं, जुताई का वह यंत्र, जुताई का वह यंत्र जो मिट्टी को काटकर पलटने तथा भुरभुरा बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसे हल कहते हैं। और एक प्रश्न आपके में पूछा गया था कि जो हल होता है वो कूड़ कैसा काटता है, तो हल आयताकार कूड़ काटता है। देखते हैं दोस्तों, हल कई प्रकार के होते हैं। देसी हल, मिट्टी पलट हल, मैस्टन हल, प्रजा हल, केयर हल, पंजाब हल, विक्टरी हल आदि। कुछ इम्पोर्टेंट हल को समझते हैं। मिट्टी पलट हल, वह कृषि यंत्र जो मिट्टी को काटकर उसे पलटता है, उसे मिट्टी पलट हल कहते हैं। मिट्टी पलट हल आयताकार कूड़ काटता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि मिट्टी पलट हल कैसा कूड़ काटता है, आयताकार कूड़ काटता है। मैस्टन हल, मैस्टन हल हल्का और छोटा होता है। यह मिट्टी को गहराई तक जोतता है। यह मिट्टी पलटने का कार्य करता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि मैस्टन हल का क्या कार्य है, तो मैस्टन हल क्या करता है, मिट्टी पलटने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के बारे में समझते हैं। कृषि का वह यंत्र जो मिट्टी को पलटता नहीं बल्कि मिट्टी का विडोलन करता है तथा उसे भुरभुरा बनाता है, कल्टीवेटर कहलाता है। आपने देखा होगा कल्टीवेटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हैरो। जुताई का वह यंत्र जो मिट्टी की पपड़ी तोड़ने, खरपतवार नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है, उसे हैरो कहते हैं। जो आपके गोल गोल पहियों वाला जो होता है वो हैरो होता है। तो वह क्या करता है, खरपतवार नष्ट करने, मिट्टी की पपड़ी तोड़ने, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये जुताई के कार्य में काम करता है और कल्टीवेटर भी जुताई के कार्य में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पटेला। खेतों को समतल बनाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। रोलर। खेतों में डेलों को तोड़ने तथा नमी को ऊपर लाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे रोलर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खुरपी। इसका प्रयोग निराई गुड़ाई में किया जाता है। फावड़ा। इसका प्रयोग मिट्टी को खोदने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, करहा। खेत को समतल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिबलर। यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। यह बीजों को बोने का यंत्र है। डिबलर क्या है, बीजों को बोने का यंत्र होता है। इसमें छिद्रों द्वारा बीजों को बोया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कीटनाशक पदार्थ। यह आपके सिलेबस में टॉपिक है। जिन पदार्थों का प्रयोग कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है उसे कीटनाशक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों का प्रयोग कीटाणुओं को नष्ट करने में, मारने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कीटनाशक पदार्थ कहते हैं। और आपके पेपर में पूछा गया था कि कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं डीडीटी। ये प्रश्न पूछा गया है, कीटनाशक पदार्थों के नाम बताइए दो, तो आप ये लिख सकते हैं डीडीटी, मेलेथियान, और भी जो आपको याद हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। क्या ध्यान रखना चाहिए,
मुंह पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। जब आप कीटनाशक दवाओं का खेत में छिड़काव करते हैं तो ये बातें ध्यान रखना चाहिए। मुंह पर कपड़ा बांध लेना चाहिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए, फसलों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, पानी में घुलनशील होनी चाहिए। कौन सी? कीटनाशक दवा। खाद देखते हैं। वे पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार लाते हैं, उन्हें खाद कहते हैं। खाद के प्रकार देखते हैं। जैविक खाद, अजैविक खाद। जैविक खाद समझते हैं दोस्तों। जो खाद जीवधारियों से प्राप्त होती है उसे जैविक खाद कहते हैं। जो खाद जीवधारियों से प्राप्त होती है यानी जानवरों से, जो जानवर का हम कह सकते हैं जो गोबर होता है, गोबर वाली खाद, वो जैविक खाद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं अजैविक खाद। जो खाद कारखानों में बनाई जाती है उसे अजैविक खाद कहते हैं। जैसे यूरिया है, डीएपी है, ये अजैविक खाद के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऊसर भूमि को कैसे उपजाऊ बनाते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में। तो ऊसर भूमि में ढैंचा बोकर, जो आपके ढैंचा होता है उससे बो देते हैं, फिर उसकी जुताई करवा देते हैं, या फिर गोबर खाद या फिर ऊसर खाद आदि द्वारा उपजाऊ बनाते हैं। फसल के बारे में समझते हैं। एक बड़े क्षेत्रफल में पौधों का वह समूह जो भोजन की पूर्ति के साथ ही आर्थिक लाभ की दृष्टि से उगाया जाता है उसे फसल कहते हैं। फसलों के प्रकार देखते हैं। मौसम के अनुसार फसलों के प्रकार निम्नलिखित हैं। इनमें से प्रश्न पूछा गया है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। और कौन सी फसल होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं? यानी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, उड़द आदि, ये सभी क्या है? जून जुलाई में बोई जाती हैं। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है। अक्टूबर में आलू, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सभी बोई जाती हैं। तो रबी की फसल पूछी गई थी आपके पेपर में कि रबी की फसल के बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों आदि। जायद की फसल मई जून में बोई जाती है। और कौन कौन सी फसल होती हैं इसके अंतर्गत? ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा आदि, ये जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा फसलों के जो मौसम के अनुसार जो प्रकार थे वो 3 थे, खरीफ, रबी और जायद। कीटवच्छी पौधों के नाम, ये आपके पेपर में पूछा गया है प्रश्न। कीटवच्छी पौधों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं ड्रोसेरा, नेपेंथिस, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, सोरोसेनिया, ये आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। पौधों में जीवाणुओं तथा विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणुओं द्वारा आप लिख सकते हैं आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, साइट्रस कैंकर और गेहूं का टुंडू रोग। तो ये सभी क्या हैं? जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। किसमें? पौधों में या फिर पादप में। पौधे को ही विज्ञान की भाषा में पादप कहते हैं। और बहुत से छात्र मैसेज करते हैं कि पादप क्या है, पादप क्या है। तो पौधे को ही पादप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें विषाणु द्वारा कौन से होंगे रोग पादप में या पौधे में? तम्बाकू का मोजेक रोग, आलू का मोजेक रोग, बंकी टॉप ऑफ बनाना, यानी ये केले में होता है रोग। तो इस प्रकार आपने देखे जीवाणुओं द्वारा और विषाणुओं द्वारा रोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कायिक प्रवर्धन या वर्दी प्रजनन। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था और इसका कंप्लीट जो टॉपिक है वो प्रथम सेमेस्टर में है। कुछ प्रश्न प्रथम सेमेस्टर से पूछे जाते हैं
तो आप प्रथम सेमेस्टर के अभी आपने पेपर दिए हैं तो आपके पास नोट्स होंगे, तो एक बार आप देख सकते हैं, वहाँ से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें। आपने हमारे पढ़ाने का तरीका देखा है, हम क्या करते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं और शॉर्ट में हम शब्द का अर्थ समझाते हैं। आप हमारी प्रथम सेमेस्टर की वीडियो देखकर आप पता लगा सकते हैं, जो आज हम बोल रहे हैं आपसे वही बात हम उसमें भी हमने आपको बताया था कि हम आपको शब्द का अर्थ बताएंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन करने से आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पेपर एक दिन में 3 होंगे और आपको रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता है। ये हम पहले भी आपको बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं। आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी नहीं है, यह डीएलएड है। यहाँ पर लगातार 3 दिन पेपर होंगे और एक दिन में 3 भी पेपर होंगे और आपको टाइम रिवीजन का नहीं मिलेगा। तो आप कैसे पढ़ें कि एक भी प्रश्न छूटे ना, क्योंकि जब आपके 2 घंटे का पेपर होगा वो 50 नंबर का, उसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न आपको लिखने हैं। यह वही छात्र कर सकता है जिसे सिलेबस के बारे में, जो सिलेबस में टॉपिक हैं उसके बारे में 1 या 2 लाइन पता है। तो यानी 1-2 लाइन का मतलब है उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, क्या क्या अर्थ है, तो आप लिख सकते हैं। यही हमारे पढ़ाने का तरीका है। पहले हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं और फिर लगभग पुराने पेपर हम हल कराते हैं। तो केवल 2 ही तरीके हैं अच्छे अंक लाने के, और यह हमने प्रथम सेमेस्टर में आपके ऊपर प्रयोग किया था और आपने देखा है कि आपके जो आउट ऑफ सिलेबस 1 या 2 प्रश्न होंगे वो नहीं कह सकते, नहीं तो सभी प्रश्न आपके हमारे नोट से फंसे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे नोट्स से फंसे हैं, किस लिए फंसे हैं ये हम बता रहे हैं। आप भी बनाएंगे तो आपके भी फंसेंगे प्रश्न, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो सिलेबस से आते हैं और आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपके भी प्रश्न फंसेंगे। देखते हैं दोस्तों, कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रजनन। पादप के कायिक अंगों से नया पादप उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रजनन कहते हैं। यानी जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जड़ द्वारा वर्धी प्रजनन शकरकंद में होता है। तना द्वारा वर्धी प्रजनन आपका गुलाब और चंपा के पेड़ में। पत्ती द्वारा अजूबा या फिर जिसे बायोफिल्म कहते हैं। तो इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपका, ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित पौधों का कौन सा अंग भोजन संग्रह के लिए रूपांतरित होता है। तो ये थे आपके हल्दी, लहसुन, शकरकंद, चुकंदर। तो इनमें जो अंग है भोजन संग्रह करने वाला वो है तना। नेक्स्ट देखते हैं, कीटाणुनाशक के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं कीटाणुनाशक जो दवाई स्प्रे के रूप में हम खेतों में करते हैं। देखते हैं दोस्तों, मृदा में उपस्थित जो लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। जल दूषित होता है, सब्जियां प्रदूषित होती हैं यानी दूषित हो जाती हैं। मृदा प्रदूषित हो जाता है, जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषित होती है। तो ये आप लिख सकते हैं कीटाणुनाशक से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव या कीटाणुनाशक के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आपका सिलेबस था, हम सिलेबस को इसलिए आपको बार बार दिखाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस से ही पेपर पूछा जाता है और हम सिलेबस पर ही विश्वास करते हैं। हम ना तो आपको कोई मॉडल की राय देते हैं ना गाइड की, क्योंकि बहुत से छात्र मॉडल से पढ़ते हैं तो मॉडल में कुछ नहीं होता है। किसी के भी मॉडल हो या फिर जिसे आप सीरीज कहते हैं, तो उसमें कुछ वर्षों के प्रश्न होते हैं और कुछ नहीं होता है, उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं होता।
आप यदि अच्छे अंक लाना चाहते हैं और आप टीचर भी बनेंगे, क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे आगे चल के आप टीचर बनेंगे, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और अभी आपके पास टाइम है तो आप डिटेल में क्यों नहीं पढ़ते? आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इससे और भी फ़ायदे हैं। आपका टेट आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यही सिलेबस टेट में है, कोई अलग से प्रश्न नहीं आते। सुपर टेट जिसे शिक्षक भर्ती है, वो भी सब्जेक्ट यहाँ से कुछ मिल जाएंगे, आपके कुछ एक्स्ट्रा होंगे। तो इस प्रकार आप डिटेल में पढ़ाई करें। और ये थे आपके टॉपिक। पहले टॉपिक हमने आपको कराए फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ तथा उनके उपकरण, कीटनाशक प्रयोग एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, मृदा अपर्दन और संरक्षण। ये हमने आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है। तो आपने देखा कि जो हम पढ़ाते हैं वो शब्द का अर्थ बता के पढ़ाते हैं। आप अपने विद्यालय के डीएलएड ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।